नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। बूंदी राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं बूंदी का ऐतिहासिक किला द तारागढ़ फोर्ट, जो कि बहुत ही खूबसूरत है और इसका इतिहास बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसे आज हम गाइड की सहायता से जानेंगे। तो आइए मिलकर एक्सप्लोर करते हैं द बूंदी फोर्ट। बूंदी भारत के राजस्थान राज्य का एक ऐतिहासिक शहर है, जिसकी कला और संस्कृति देखने लायक है। बूंदी आप बाय ट्रेन या बाय रोड बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं, क्योंकि बूंदी में रेलवे स्टेशन है और साथ ही बस की कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। बूंदी पहुंचते ही हमें दूर से ही नज़र आने लगता है तारागढ़ फोर्ट, जो कि एक पहाड़ी पर बना हुआ है। इस किले में प्रवेश करने का शुल्क लगता है 100 रुपीज़ पर पर्सन का। यह किला सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक ओपन रहता है, लेकिन अगर आप इस किले की सिर्फ चित्रशाला देखना चाहते हैं तो वो निःशुल्क है, जिसका कोई भी चार्ज नहीं लगता है। अब हमने 100 रुपीज़ पर पर्सन का टिकट शुल्क देकर किले में प्रवेश कर लिया है और इस किले में हमें गाइड करने वाले हैं जेपी जैन सर। ये जो दरवाज़ा आप देख रहे हैं, ये हजारी पोल कहलाता है, क्योंकि यहीं पर अटेंडेंस हुआ करती थी। और इसका जो द्वार का लुकिंग है वो वृंदावन के भगवान कृष्ण के भगवान रंगनाथ जी का जो मंदिर है उससे बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर इसका बना हुआ है दरवाजे का। और इसको सिंह द्वार भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से जब गर्जना करते हुए राजा जाते थे युद्ध के लिए, तो ये सिंह द्वार भी कहलाता था। दूसरा, ये वाला जो पोर्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पर टेलर और मोची बैठा करते थे, जो दरबार के लिए जूते और कपड़े सिलने का काम करते थे। वो जो गेट लगा हुआ है वो मोती कुआं था, यहीं से पानी की सप्लाई पूरे पैलेस में की जाती थी पहले। ये वाली जो बिल्डिंग है, ये मोती महल जब बना था उसी के साथ में इसको भी बनाया गया था। इसको बनाने के पीछे कारण ये था कि रानियों के लिए तो वो पैलेस फिक्स कर दिया था और यहाँ पर दासियों को रुकाया जाता था। दासियों के लिए ये एक व्यवस्था दी गई थी, जो बाद में कन्वर्ट करके इसको रेवेन्यू ऑफिस बना दिया था, जहाँ खजांची बैठा करता था। एक कोर्ट भी चला करता था, एक छोटा कोर्ट। तो ये वो वाली जगह है। इन दोनों पहाड़ियों के बीच में होने से ये बंदू घाटी कहलाती थी। बंदू इसलिए क्योंकि ये पर्वत और ये पर्वत भाई के जैसा लगता था, और भाई को संस्कृत में बंदू कहा जाता है, इसीलिए ये बंदू घाटी। और जब हाड़ा चौहान राजवंश बूंदी में आया तो इस घाटी को बंदू घाटी से ये बूंदी बना। यहाँ पर मीणाओं का एक कबीला रहा करता था, और उस कबीले को एक प्लानबद्ध तरीके से महाराजा देव सिंह, जो कि बम्बावदा के राजा थे, उन्होंने यहाँ पर आकर के टेक ओवर किया, उन सभी मीणाओं को मार करके। यहाँ 16वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक निर्माण कार्य हुए। अलग अलग राजाओं ने अलग अलग कार्य करवाए। पहला दरवाज़ा वो हुआ करता था इस पैलेस में जाने का, वो दक्षिण फेस दरवाज़ा है, और दक्षिण फेस होने की वजह से, और दक्षिण यम की दिशा है, इसीलिए उस दरवाजे को लॉक कर दिया। और फिर बाद में ईस्ट फेस का दरवाज़ा, जो कि हाथीपोल दरवाज़ा कहलाता है, वो महाराव राजा रतन सिंह जी ने बनवाया था 1607 से लेकर के 1631 के बीच में। यहाँ पर टोटल 25 राजा हुए, जो पृथ्वीराज चौहान के ही वंशज हैं। हाड़ा और चौहान से ही एक क्लेन जो निकली है, हाड़ा चौहान, जो आसेर में हाड़ा बने, हड्डी से ये हाड़ा बने, इसीलिए हाड़ा कहलाए। आसेर में इनका राज्य था। आसेर से ये बम्बावदा आए, बम्बावदा से ये चल करके फिर बूंदी आए, और बूंदी में इन्होंने अपने राज्य की स्थापना की। शुरुआती दौर में बच्चों को जो हथियार युद्ध कलाएं सिखाई जाती थी, वो यहाँ पर सिखाई जाती थी। बाद में जब वो वयस्क हो जाते थे, जवान हो जाते थे, तो उसके बाद में वो जंगल की ओर, जंगल में उनकी क्लासेस चलती थी। महल को नागर स्टाइल में बनाया गया है। नागर स्टाइल में बनाया तो इसमें सुरक्षा के दृष्टिकोणों को, सुरक्षा के पहलुओं को भी ध्यान में रखा है। यहाँ पर हम देखते हैं एक रास्ता ये जा रहा है, दूसरा सीढ़ियों के माध्यम से, और तीसरा वो टनल भी है। अगर दुश्मन अटैक हो भी जाए और वो अगर सीढ़ियों पर चढ़ रहा है
तो वो राइट हैंड का इस्तेमाल नहीं कर सकता ड्यू टू वॉल। वहाँ पर दीवार है, राइट हैंड का इस्तेमाल नहीं कर सकता, जबकि प्रोटेक्शन में जो सोल्जर उतरेगा वो इजीली गर्दन को कट करते हुए नीचे उतरेगा। यहाँ गणेश जी की स्थापना महाराजा अजीत सिंह जी ने करवाई थी। अजीत सिंह जी का शासनकाल 1770 से लेकर के 1774 के बीच में था। ये महाराजा उम्मेद सिंह जी के पुत्र थे, राजा अजीत सिंह जी, और उन्हीं के शासनकाल में इस पाथ का रेनोवेशन भी हुआ था। उस टाइम पर यहाँ पर चूने और कंक्रीट का प्लास्टर हुआ करता था, जो बारिश के पानी के बहाव से चूना और कंक्रीट बह चुका है। सिर्फ पत्थर हमें बलुआ सैंडस्टोन नज़र आ रहा है। अब हम बात करते हैं कि इस स्ट्रक्चर की। तो ये स्ट्रक्चर जो बना है, ये स्ट्रक्चर जिस प्रकार हम यहाँ पर पैदल आए और हमारी एनर्जी बिल्कुल डाउन है, उसी प्रकार जब दुश्मन अगर यहाँ पर पैदल आते थे तो उनकी भी एनर्जी डाउन हो जाती थी। और उस कंडीशन में वहाँ पर खड़े हुए प्रोटेक्शन के सोल्जर एक एक व्यक्ति 100 व्यक्तियों को मारने में सक्षम हुआ करता था। वहीं अगर वो हाथी या घोड़े से आते हैं तो यहाँ पर ज़्यादा स्पेस नहीं होने की वजह से, क्योंकि ये वॉल आ गई है, ये ज़्यादा स्पेस नहीं होने की वजह से वो हाथी को टर्न नहीं करा पाएंगे। अगर बाय चांस वो टर्न भी करा लेते हैं तो ये अलग से एक स्लैब बना दिया, जिससे अगर हाथी दरवाजे को पुश करके तोड़ने की कोशिश करेगा तो वो पीछे की ओर जाएगा। यहाँ प्रोटेक्शन वॉल में ये जो खड्डे दिए हुए हैं, इन खड्डों में से नीचे आने वाले दुश्मन को मारा जाता था। बट ये प्लस के निशान इस वजह से दिए जाते थे ताकि अगर दुश्मन रस्सी के माध्यम से ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है तो यहाँ से भाला अंदर जाएगा। जैसे उसकी गर्दन यहाँ नज़र आएगी तो यहाँ से भाला अंदर जाएगा और इसको या तो यूँ या यूँ, जैसे भी वार बैठेगा वैसे उसका पेट चीर दिया जाएगा ताकि वो मर सके। ये जो दरवाज़ा है ये 2 हाथियों के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, जो पूर्ण रूप से पत्थर के हैं, बलुआ सैंडस्टोन से बनाए गए दोनों हाथी। और इन्हीं हाथियों की वजह से इस दरवाजे का नाम हाथी पोल दरवाज़ा है, जिसमें एक हाथी का कान चिपका हुआ है जबकि दूसरे का खुला हुआ है। एक हाथी वेलकमिंग पोजीशन में है जबकि दूसरा हाथी उस दुश्मन को इंगित करके बता रहा है कि इफ़ यू आर एन एनिमी देन बी वेयर दैट आई कुड लिसन योर फीट वॉइस। वहीं पर मोर भी हैं जो कुशाली के प्रतीक हुआ करते थे। यहाँ पर ये 10 कोण जो दिए हैं ये 10 दिशाएं हैं और ये 8 कोण 8 पैर हैं दिन के। यहाँ ये जो दरवाजे पर कमल पुष्प बने हुए हैं वो शुद्धता, पवित्रता और रीबर्थ के प्रतीक हुआ करते थे। वहीं पर हाथी पराक्रम, शौर्य और स्टेबिलिटी के प्रतीक हुआ करते थे। हाथी के नीचे जो ये कमल गट्टे नुमा, जो विस्की के ग्लास नुमा एक आकृति बनी हुई है, वो राजपूत शैली में इस्तेमाल की जाने वाली कमल गट्टे की डिज़ाइन है। और कमल गट्टे की डिज़ाइन को इसलिए लिया जाता था कि कमल गट्टा प्रतीक होता है सर्जन का, क्योंकि इस पर ब्रह्मा जी सर्जन का कार्य करते हैं। यहाँ दरवाजे में सागवान की लकड़ी का प्रयोग किया है। काश्तकार डिज़ाइन बनाता था जबकि लकड़ारा लकड़ियाँ काट करके लाता था। वहीं यहाँ पर 24/7 गार्ड्स होते थे और वो गार्ड्स अलाउ नहीं होते थे बाहर जाने के लिए। तो वो अपने वो भी रिलीजियस तो होते ही थे और वो मंदिर जाना चाहते थे मगर वो नहीं जा पाते थे, इसीलिए इन आलियों में दीपक जला करके वो अपने इष्ट देवों को भी याद किया करते थे। ये स्ट्रक्चर 100 साल बाद में बनाया था। महाराजा अजीत सिंह जी ने बनवाया था हाथी पर बैठने के लिए। यहाँ पर हाथी खड़ा हो जाता था और वो इस प्लेटफॉर्म पर चढ़ करके हाथी पर बैठ जाया करते थे। तो ये जो 9 दरवाजे हैं, ये 9 प्रकार के घोड़े, विशेष प्रकार के घोड़े खड़े होते थे। दरबार ऊपर बैठते थे। दरबार का जो सिंहासन है वो दीवार से बाहर की ओर निकला हुआ है। तब जब वो सिंहासन पर बैठते थे तो ऐसा महसूस करते थे कि 9 घोड़ों के रथ पर मैं बैठा हुआ हूँ और बूंदी का विकास कर रहा हूँ। 9 घोड़े, एक घोड़ा एक प्रकार के खजाने का प्रतीक था, क्योंकि घोड़े ही युद्ध में जाते थे और खजाना लूट करके लाते थे। ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको रतन दौलत के नाम से जानते हैं, ट्रेजर ऑफ रतन सिंह।
इसीलिए बूंदी के जो कुबेर हैं वो महाराव राजा रतन सिंह जी थे। ये गेट की जो डिज़ाइन है, ये गेट की डिज़ाइन असाधारण, लोग कहते हैं कि ये मुग़ल स्टाइल है, और मेरा मानना है कि ये मुग़ल स्टाइल ना हो करके हमारी एक स्टाइल है नागर स्टाइल में, और ये ली गई है इस पीपल के पत्ते से। पीपल के पत्ते से क्यों? क्योंकि पीपल पर 36 कोटि देवी देवताओं का निवास स्थान माना गया है, और साइंटिफिक अगर रीज़न हम देखते हैं तो पीपल 24/7 ऑक्सीजन रिलीज करता है। इसीलिए पीपल के पत्ते का महत्व यहाँ पर दिया गया, ताकि राजा महाराजाओं को भगवान समय समय पर आकर के आशीर्वाद देते रहे। और बाद में इसको मुग़लों ने एडॉप्ट क्यों किया? क्योंकि मुग़ल जहाँ से आए थे वो रेगिस्तान कहलाता है, और रेगिस्तान में उनके डोम हुआ करते थे इस स्टाइल में। जब वो यहाँ आए और उन्होंने ये डिज़ाइन देखी तो इन्होंने एडॉप्ट कर लिया अपने से। सीढ़ियों का अंधेरा हुआ करता था। इस सीढ़ियों के अंधेरे को दूर करने के लिए जगह जगह पर ऐसे आलिये बना दिए जाते थे जहाँ पर दिए जलाए जाते थे। अब यहाँ पर दिया जलाने के पीछे एक ख़ास बात ये भी है कि ये नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है जो ईशान कोण कहलाता है, और ईशान कोण पर अगर हम दिया जलाते हैं तो ये घर की नेगेटिव ऊर्जा को दूर कर देता है और पॉजिटिव एनर्जी लेकर के आता है। इसीलिए यहाँ पर ये बनाया गया। तो यहाँ पर कर्टन्स लगे होते थे सिंहासन के चारों तरफ, ताकि, और राजा का फेस पश्चिम में होता था, और पश्चिम में ही कई सारे कमरे बने हुए हैं जिनमें 9 कमरे 9 मंत्रियों के ऑफिस हुआ करते थे। यहाँ दरबार विशेष स्थिति में जनता को न्याय दिया करते थे, इसलिए यहाँ खड़े होकर के वो न्याय देते थे। आम जन यहाँ नीचे आकर के खड़े हो जाते थे। वो मिनिस्टर की कचहरी है, वहाँ से मामला दरबार के पास आता था अगर कोई स्पेशल मामला होता था। और इसीलिए जो स्पेशल केस महाराजा सुनते थे तो यहाँ पर बैठने वाली जनता, जो कि ये सीधा होना चाहिए था मगर ये टेढ़ा है, वो इसीलिए है कि वो यहाँ पर बैठ कर के आराम से महाराजा साहब की बातों को और उनके फैसले को सुन सके। क्योंकि जब स्पेशल फैसला होता था तो महल के जितने भी कर्मचारी होते थे उनकी भी निगाह उस फैसले पर होती थी कि वो फैसला क्या देने वाले हैं। गेट छोटे हुआ करते थे जबकि उस समय पर हमारी हाइट ज़्यादा थी। अब गेट छोटे होने के पीछे एक लॉजिक हुआ करता था कि अगर दुश्मन आए तो वो अटैक नहीं कर सके, एक साथ ग्रुप में अंदर प्रवेश ना कर सके। इसके लिए यहाँ पर 2 गार्ड खड़े होते थे और वो दोनों गार्ड आने वाले ग्रुप ऑफ पीपल को रोकने में सक्षम थे। ऐसे करके वो रोक सकते थे, इसीलिए दरवाजे छोटे होते थे। ये नहीं कि महाराज साहब के सम्मान के लिए सिर झुका करके आओ, ऐसा नहीं था, क्योंकि हर विशिष्ट व्यक्ति के आगे ऑटोमेटिक ही दूसरा व्यक्ति झुक ही जाता है। यहाँ पर ये 9 मंत्रियों के 9 कार्यालय हैं, जिनमें 2 दरवाजे भी हैं, 2 रास्ते भी हैं जो बिल्कुल सेम डिट्टो डिज़ाइन में दिए हैं। एक वो वाला रास्ता है, एक वो वाला रास्ता है, वो भी अंदर टनल में जाता है, ये भी ऊपर, यहाँ से भी ऊपर का रास्ता खुलता है। और बाकी सब 9 के 9 मंत्री बैठा करते थे। कोई क्लॉथ मिनिस्टर, कोई ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, कोई सोल्जर्स कैप्टन, मतलब इस प्रकार से मंत्रियों का विभाग बांटे गए थे। उस ज़माने का ये पार्लियामेंट बोल सकते हैं। यहाँ पर दरबार बैठते थे जो कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की रूप में महाराजा साहब यहाँ पर बैठते थे। मार्बल का सिंहासन है और सीट का डायरेक्शन इस दिशा में है, क्योंकि जितने भी मंत्री थे वो जब महाराजा साहब यहाँ पर होते थे तो उनसे डिस्कस करते थे, तो वो गोलाई में यहाँ पर बैठते थे और महाराजा साहब अंदर बैठते थे। इसीलिए सीट का डायरेक्शन इस साइड पर है। यहाँ ये विशिष्ट पक्षी दिया हुआ है जो हंस है, और हंस में एक विशेष क्वालिटी होती है कि ये दूध का दूध पानी का पानी कर देता है। इसीलिए जो राजा यहाँ पर बैठे वो न्याय के प्रति पारदर्शी हो, ऐसे ही राजा का चुनाव किया जाता था। साथ में ये जो पक्षी है ये वाहन भी है सरस्वती और ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी सर्जन के प्रतीक हैं, वहीं पर देवी सरस्वती कला और संस्कृति की देवी है। तो जो राजा यहाँ बैठे वो
क्रिएटिव भी हो, कला और संस्कृति का पुजारी भी हो और न्याय में भी पारदर्शी रखने वाला हो। इसीलिए यहाँ पर इस पक्षी को स्थान दिया गया। यहाँ ये बलुआ सैंडस्टोन है और इन दराजों में भी ग्लासेस और कांच होते थे जिनसे ये पूरा जगमग हो जाता था जब भी मसाल जलती थी। यहाँ ये एक शिलालेख दिया हुआ है जो ऊपर संस्कृत में है और नीचे प्राकृत लैंग्वेज में है। ऊपर संस्कृत में है, नीचे प्राकृत में है। बाकी ये इनले टेक्निक है और उस ज़माने में लगभग हो सकता है कि 10 लाख रुपए खर्च किए हों इसको लगाने में। कारण ये था कि वाइट मार्बल हमारे यहाँ पर मौजूद था, ब्लैक मार्बल हमें इंपोर्ट करना पड़ा था। वाइट मार्बल में पहले होल्स किए गए और फिर ब्लैक मार्बल जो कि अरब कंट्री से मंगवाया जाता था वहाँ से मंगवाया, फिर उसको उल्टा अक्सर काटे गए बराबर छेद के बराबर और फिर उसको फिक्स किया गया। इसीलिए ये इनले टेक्निक कहलाती है। इसमें लिखा हुआ है, श्री चौहान वंश में राव सुरजन हुआ जाने आपके पराक्रम सुकाशी में राज्य कियो और उठे राज मंदिर बनवायो, त्याके राव भोज हुआ जाने बादल महल बनवायो, त्यामुसो इस स्थान को नाम रतन दौलत धर्यो। इस स्थान का नाम रतन दौलत था। यहाँ गणेश जी की वो प्रतिमा है जो तंत्र साधनाओं में काम में आती थी। गणेश जी इसमें योगी पोजीशन में बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। इनकी एक सूंड जो है वो दाहिनी ओर है। दाहिने ओर जिन गणेश जी की सूंड होती है वो तंत्र साधनाओं में काम में आते हैं और ये फटाफट प्रसन्न भी हो जाते हैं। मगर अगर किसी साधक से अचूक हो जाए तो ये फल भी दुष्प्रभाव भी फटाफट करते हैं। यहाँ पर इनके हाथ में जो मोदक पात्र है वहाँ से वो लड्डू खा चुके हैं, मोदक खा चुके हैं, पेट तृप्त है। इसका मतलब कि बूंदी में आकर के गणेश जी बिल्कुल संतुष्ट हैं और इसीलिए दूसरे हाथ में उनके माला है। इसीलिए वो योगी पोजीशन में बैठ करके शिव का ध्यान कर रहे हैं। यहाँ से पहले दरबार जहाँ बैठते थे या दरबार जो दीवाने खास होता था वो अंदर की साइड में होता था, जो पार्लियामेंट होता था वो अंदर की साइड में होता था। जब वहाँ से दरबारी हॉल यहाँ पर आ गया, मतलब जो मेन राजा के बैठने का स्थान था वो यहाँ पर आ गया, तो उसको महिलाओं को दे दिया गया। वो महिलाओं के लिए रहवास के लिए हो गया। इसीलिए वे महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमेशा वो ध्यान में रखते थे। इसीलिए छोटी सकड़ा रास्ता रखते थे ताकि अगर दुश्मन आए तो वो सामने दीवार देख करके वापस घूम जाए। ये कई सारे हाथियों की इस पर प्रतिमा स्थापित है, इसीलिए इसको हत्या साल या गजमुख साल भी बोलते हैं। वहाँ से पहले दरबार यहीं पर बैठते थे अपने मंत्रियों के साथ में मंत्रणा करने के लिए। इनमें दरबार का एक रूम ये है जिसमें वो रिलैक्स भी होते थे और इसमें से एक अंडरग्राउंड टनल ऊपर जाता है। यहाँ पर वो पानी की टंकियाँ बनी हुई है। यहाँ पर पेपर का काम होता था, कागजी कार्रवाई इस रूम में हो जाती थी और बाकी मंत्रीगण अपने साथ में अपने अपनी हवेलियों में ले जाते थे। और उसी चीज़ को बाद में महाराजा रतन सिंह जी ने यहीं पर ऑफिस बना दिए ताकि अब कोई फाइल घर नहीं जाएगी। यहाँ ये टॉयलेट बना हुआ है। हाथी पूरे लगभग 64 हाथी मान सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव के जो योगिनियाँ होती है वो 64 योगिनियाँ एक प्रकार की शक्तियाँ होती है। तो यहाँ पर ये शक्ति स्वरूप हाथी हैं। और एक दरवाज़ा ये दिया हुआ है, ये टनल है जो अंदर महल में डीपली अंदर कहीं जाने का रास्ता है। ये वाला, हाँ ये वाला पूरा रास्ता है। तो ये पैक कर ये तो अभी पैक किया क्योंकि उधर से बदबू आती है अभी चमगादड़ों की, इसीलिए ये नहीं, ये पैक, ये दराज खुली हुई थी। ये गेट है, उस टनल का गेट है। टनल में अंदर जाया जाता था। दरबार कभी अगर भेष बदल करके जानना चाहें बूंदी के बारे में, अपनी जनता के बारे में, तो वो इन खुफिया रास्तों का प्रयोग करते थे या फिर गुप्तचर जब भी आते थे वो खुफिया रास्तों से ही अंदर आते थे। यहाँ जो ये डिज़ाइन दी है, इस डिज़ाइन में भी एक ख़ास बात है कि ये अग्नि है, क्योंकि चौहान अग्निवंशी थे, इसीलिए यहाँ पर अग्नि है। और ये कमल पुष्प है जो कटार में लगा हुआ है। ये कटार है, बूंदी की शाही कटार, जिस पे कमल पुष्प लगा हुआ है। और इसका लॉजिक ये है कि जब भी राजकुमार राजा बनता था तो कटार की पूजा की जाती थी, उस पर पुष्प लगा करके उसको
राजकुमार को दिया जाता था और राजकुमार से एक अनुमान किया जाता था कि ये जो नए राजा बने हैं वो खुशहाली और उन्नति लेकर के आएंगे, इसीलिए यहाँ पर 2 मोर नाचते हुए दिखाए गए। और कटार में 2 प्रकार की तलवार होती है, एक तलवार में धारियाँ होती है और एक बिल्कुल प्लेन होती है। कटारों में भी एक कटार में धारी होती है और बाकी की प्लेन होती है। अगर आपने वास्तविक में देखी हो तो जिनमें धारी होती है वो गोपने के काम में आती थी और जो प्लेन होती थी वो काटने के काम में आती थी। ये छत्तर महल जो 14वें नंबर के महाराजा महाराव राजा शत्रुशल्य ने बनवाया था। महाराव राजा शत्रुशल्य ने अपनी पत्नी श्याम कंवर 5वें नंबर की पत्नी को प्रसन्न करने के लिए ये बनवाया था, क्योंकि उन्होंने एक तंज कसा था और वो तंज था कि मुमताज़ की याद में जब ताजमहल बन रहा है तो क्या मैं बिना मेरे मरने के बाद में ही तुम भी मेरे लिए कोई भवन का निर्माण करवाओगे, ऐसा ही ताजमहल जैसा। तो महाराजा साहब ने उस बात को सीरियसली लेते हुए उनके लिए ये छत्तर महल बनवाया, जिसकी एक प्रकार की शोभा उस ज़माने में काफ़ी अच्छी हुआ करती थी, क्योंकि इसके ऊपर एक छत्र बना हुआ था जो बाद में इनके बेटे बुद्ध सिंह जी के समय पर कोटा के राजा भीम सिंह जी तोड़ करके ले गए थे। वरना आज ये वाला जो छत्र था ये अगर अभी मौजूद होता है, क्योंकि उसमें मणियाँ रतन जड़े हुए थे उस छत्र पर, अगर वो आज भी स्थिर होता तो हिंदुस्तान का अजूबा होता ये छत्तर महल। ये 1644 में बन करके कंप्लीट हो गया था। सेम पीरियड है जब शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया, उसी समय पे ये छत्तर महल का निर्माण हुआ। ये जो पुल देख रहे हैं हम, ये कनेक्ट है 5 टाँकों से जो कि ऊपर पहाड़ी पर बने हुए हैं तारागढ़ के साथ में, जीवरखा महल के साथ में। और इसको वहाँ से पानी यहाँ तक लाने के पीछे ग्रेविटी सिस्टम का उपयोग किया गया। उपयोग करने वाले थे महाराजा भाऊ सिंह जी, जो कि बूंदी के 15वें नंबर के राजा और महाराजा छत्रसाल सिंह जी के बेटे थे। वो बड़े ही टैलेंटेड थे। उनका समय था 1631 से 1658 के बीच में। उन्होंने वहाँ से पानी को यहाँ तक लेकर के आए ग्रेविटी सिस्टम के माध्यम से। तो ये पुल और फव्वारों का निर्माण भी करवाया और बाद में जो पानी को नीचे से मोती कुएं से लाने की जो प्रक्रिया थी उसमें महिलाओं को रिलैक्स मिला, क्योंकि अब उनको नीचे जा कर के पानी खींच करके ऊपर लाना नहीं पड़ता था, क्योंकि अब डायरेक्टली ऊपर से पानी आ जाता था। ये छत्तर महल है जिसमें मार्बल का काम हुआ है। संध्या काल में दरबार रानी यहाँ बैठ जाते थे और यहाँ पर सांस्कृतिक इवेंट्स भी होते थे जब भी दरबार यहाँ पर होते थे। यहाँ म्यूजिशियन बैठ जाते थे, नर्तिकाएँ यहाँ पर नाचती थी। और वो जो 18 बॉक्स बने हुए हैं, वो 18 बॉक्स उस टाइम के मैसेंजर पिजन्स के लिए, मतलब ट्रेंड पिजन्स को वहाँ पर रखा जाता था, कबूतर। और उन्हीं के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचार पहुँचाया जाता था, संदेश पहुँचाए जाते थे। या यूँ कह सकते हैं उस ज़माने के व्हाट्सएप मैसेंजर और डाकपाल, डाकिए। ये छत्तर महल का हिस्सा है जिसमें प्योर वाइट मार्बल का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर जितने भी ये पिलर्स हैं वो वाइट मार्बल के हैं और मार्बल का ही पूरा काम किया हुआ है। नीचे फ्लोर चूने का है, चूने और कंक्रीट का। यहाँ पर ये जो ग्लासेस लगे हुए हैं हम देख रहे हैं, ये किसी शीश महल की अनुभूति करवाते हैं। और ये शीश महल की अनुभूति, इन ग्लासेस को मोज़ेक बोला जाता है और जो बेल्जियम से इंपोर्ट किया गया था। यहाँ पर भगवान राम और माता सीता जी सिंहासन पर बैठे हुए हैं। पेंटिंग का जो जरिया होता था उसमें गिलहरी के बालों का ब्रश बनाया जाता था, नेवले के बालों के ब्रश बनाए जाते थे और ऊँट के बालों के ब्रश बनाए जाते थे। गिलहरी के बाल बारीक काम के लिए, नेवले के बाल मीडियम प्रकार के काम के लिए और ऊँट के बालों का जो ब्रश काम में लिया जाता था वो मोटी लाइनिंग्स के लिए लिया जाता था। कलर प्राकृतिक कलर होते थे, प्रकृति से जो कलर हमें प्राप्त होते हैं, फूल पौधे पत्तियों और पत्थरों स्टोन्स से जो कलर हमें प्राप्त होते थे वही इस्तेमाल किए गए। ये महारानी श्याम कंवर का कमरा था जो महाराजा शत्रुशल्य की 5वीं पत्नी थी।
उन्हीं के लिए ये बनवाया गया था। यहाँ पर पेंटिंग जो हम देख रहे हैं, ये पेंटिंग फ्रेस्को पेंटिंग कहलाती है। इसमें 6 लेयर पर काम हुआ है। पहली लेयर चूने और कंक्रीट की है, दूसरी लेयर सिंपल चूने की लेयर है, ये वाली बिल्कुल पतली लेयर होती है। तीसरी लेयर में एक पेंटिंग का डायग्राम तैयार किया जाता है। चौथी लेयर में उसको कलर और बारीक हल्के कलर से उसको मूर्त रूप दिया जाता है। पांचवें और छठे कलर में इसको, छठे जो लेयर होती है उसमें ये मूर्त रूप आपके सामने नज़र आ रही है, और पांचवें लेयर में ये चांदी का काम भी नज़र आ रहा है। ये पूरा चांदी का काम है और ज़्यादातर का चांदी, ये देख लीजिए, ये पांचवी लेयर है, ये प्योर चांदी है जो काली पड़ गई है। और वहाँ तो ये पूरी साफ साफ नज़र भी आ रही है चमकती हुई। ये प्योर चांदी का काम है और इसके ऊपर ये पूरा सोने का काम है, प्योर गोल्ड। ये पूरा गोल्ड ही है, जितना भी पीला पीला है। जिन्होंने इस भवन का निर्माण करवाया, जो सिंहासन पर हैं, यही दाता हुकुम महाराव राजा जी श्री छत्रसाल सिंह जी महाराज साहब यहाँ पर बैठे हैं। और उन्हीं के चरणों में उनके पुत्र हैं महाराव राजा भाऊ सिंह जी, जिन्होंने वो पुल का निर्माण करवाया। यहाँ पर युद्ध से लौट करके आते हुए जीत का नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इसमें यहाँ बीच में एक फ़ोटो प्रिंट है जो महाराव राजा रघुवीर सिंह जी की हैं, और इनका जो पीरियड था बूंदी पर शासन का, वो 1889 से लेकर के 1921 के बीच में था। गीत गोविंद में भगवान 16,000 पत्नियों को, जो उनकी पत्नियां बनी थी, उनको राक्षस से छुड़वाते हैं, नरकासुर से। और जब वो आत्महत्या करने को आतुर हो जाती है तो पत्नी का दर्जा दे करके उनके जीवन बचाते हैं। बाथरूम, मेकअप रूम, परफ्यूम रूम, ये सभी हैं। ये टॉयलेट कवर्ड होता था, ये बैठने का डायरेक्शन था, डब्बा यहाँ पर रखा जाता था पानी का, और ये एक पानी का टैंक था जिसमें पानी भरा होता था। जो वो टैंक की जो हाइट थी वो यहाँ तक थी, इसमें पानी भरा होता था, और इसको एक मेटल की प्लेट से रोका जाता था। जैसे ही फ्रेश हुए उसको लिफ्ट किया, उसको जैसे ही लिफ्ट किया वो मल बाहर। यहाँ पर महारानी साहब शावर करती थी। ये मेकअप के लिए आलिये थे, जहाँ पर मेकअप के सामान रखे होते थे। ना करके उनको, वो खुद तो नहाती नहीं थी, दासें नहलाती थी, फिर उनका मेकअप भी वही करती थी। और लास्ट में जब इस कमरे से बाहर जाती थी तो ये परफ्यूम का एक कमरा था, जहाँ पर इत्तर की कई सारी बोतलें होती थी। कौन सा इत्तर आज इस्तेमाल करना है, वो इत्तर लगा करके फिर महारानी साहब बाहर आती थी। वो तारागढ़ फोर्ट है, भीम बुर्ज उसके जस्ट नीचे है, और उसी के पास में एक टांका वहाँ पर बना हुआ है। फिर उससे थोड़ा इधर आएंगे तो गेट के जस्ट पास में ही एक टांका बना हुआ है, और उस टांके के साथ में जीव रक्षण महल है, जीव रखा महल, जिसको बाद में रानियों को दे दिया था, इसीलिए वो रानी महल के नाम से जाना जाता। ये वही पिलर्स थे जिस पर वो छत्र टिका हुआ था, हीरे मोतियों से जड़ा हुआ, जो छत्र महल के ऊपर है। ये तो तोड़ करके ले गए कोटा के राजा भीम सिंह जी, जब बूंदी के राजा यहाँ नहीं थे उस टाइम पर। ये नवल सागर लेक है, जिसका पुराना नाम नौलखा झील था। यहाँ से ये बूंदी का एक नज़ारा बूंदी ब्लू टाउन के रूप में नज़र आता है। और ब्लू इस वजह से क्योंकि चूने का इस्तेमाल होता था घरों में, महलों में। चूने का इस्तेमाल क्यों होता था? क्योंकि एक तो इजी टू फाइंड था, दूसरा रीज़न था कि चूने की उम्र ज़्यादा होती है, तीसरा चूना ठंडक देता है, और चौथा इसमें एक आम्लक तत्व होता है जो बैक्टीरियाज और वायरस से दूर रखता है। ये पूरा अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में बसा हुआ ये मोती महल कहलाता है। और मोती महल इसका नाम इस वजह से दिया गया है क्योंकि ये पर्वत श्रृंखलाएँ एक हार बनती है, और ये हार के पेंडेंट के रूप में है, पर्ल के रूप में है, मोती के रूप में है, इसीलिए इसको नाम दिया गया मोती महल। महारानी फूल लता कंवर के लिए महाराव राजा भोज ने बनवाया था, इसीलिए इसका नाम
फूल महल रखा गया। फूल लता कंवर के ऊपर के नाम से ही इसको फूल महल कहा जाने लगा। इसमें जो पेंटिंग है, इस वाले बरामदे में जो पेंटिंग है ये उस समय की है, बाकी अंदर वाली जो पेंटिंग है वो 18th और 19th सेंचुरी की है। यहाँ पर कुलदेवी आशापुरा माता जी को मान करके यहाँ पर पूजा भी की जाने लगी और यहाँ की पेंटिंगों में छाया का इस्तेमाल किया गया, इसीलिए दीवार पर बनी हुई पेंटिंग है उभरी हुई सी प्रतीत होती है। ऐसा लगता है जैसे 3D पेंटिंग लगा दी गई है। ये बादल महल है जो महाराजा भोज ने अपनी प्रिय पत्नी बालनोद कंवर के लिए बनवाया था। बालनोद कंवर राठौड़ वंशीय रानी थी, उनकी पत्नी थी और इसीलिए वो जोधपुर साइड की थी, इसीलिए यहाँ का जो पत्थर की कटिंग है इसमें जोधपुर का मिश्रण भी नज़र आ रहा है। ये वाला पीला वाला पत्थर, यहाँ से बादल गुजरते थे बारिश के दिनों में और उस टाइम पर ये सबसे ऊंची बिल्डिंग हुआ करती थी, इसीलिए इसको बादल महल कहा गया। दूसरा, जो पेंटर्स यहाँ पर पेंटिंग कर रहे थे वो न धरती पर थे न आसमान में थे, वो बादलों की तरह बीच में लटके हुए पेंटिंग कर रहे थे, इसीलिए इसको बादल महल। तो बादल महल का नाम बादल महल रखने के पीछे 2-3 रीज़न रहे हैं। उनकी पत्नी का नाम बालनोद कंवर था, इससे भी बादल महल की सत्यता प्रमाणित होती है। यहाँ जो पेंटिंग की गई है दीवारों पर, वो पेंटिंग किसी हिंदू आर्टिस्ट ने नहीं की। यहाँ से गुज़रते हुए जो कैदी थे मंगोलियन, मतलब यहाँ से गुज़र करके कुछ गुप्तचर जा रहे थे तो उनको गुप्तचर समझ करके जेल में डाल दिया था और उन्हीं कैदियों ने अपने आप को रिहा करवाने के लिए महाराजा साहब से ये निवेदन किया कि हम जीवन यापन के लिए, कुछ अर्निंग करने के लिए यहाँ से गुज़र रहे थे और हम वास्तविक रूप में पेंटर हैं, इसीलिए जो यहाँ की पेंटिंग का फेस है वो फेस चाइनीज़ है। जो डिज़ाइन जो, क्योंकि पेंटर करने वाले पेंटर जो थे वो चाइना के, मंगोलिया के थे। ऊपर भगवान कृष्ण को अपनी 8 पत्नियों के साथ में दिखाया गया है। यहाँ भगवान राम पुष्पक विमान से लौट करके लंका से जब लौट करके आ रहे थे तो वो पुष्पक विमान पर दिखाए गए हैं। यहाँ पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी, जिनका रथ रुक जाता है विवाह के पश्चात, जब वो जाने को तैयार होते हैं तो रथ रुक जाता है, तो गणेश जी का आह्वान करते हैं, क्योंकि ये विघ्न गणेश जी की वजह से ही आया था, तो गणेश जी उनके रथ को खींचते हुए दिखाए गए। यहाँ पर 11वें नंबर के महाराजा सुरजन सिंह जी अपने मंत्रियों के साथ में बैठा करते थे। यहाँ जो ये दी हुई है टाइल, ये चूने की टाइल है, तो उस समय पर चूने की टाइल बनाई जाती थी, उसी से फ्लोर तैयार होता था। ये वो 2 कमरे हैं जहाँ पर क्वीन मैरी जब बूंदी आई तो उसको रुकाया गया, बट यहाँ आने से पहले उसकी एक डिज़ायर थी और वो डिज़ायर ये थी कि वो उसने कह दिया था कि मैं इंडियन टॉयलेट को इस्तेमाल नहीं कर सकती जो कि यहाँ पर है, तो उसके लिए ब्रिटिश टॉयलेट जो कि उड़ीसा से मंगवाया गया था। ये ब्रिटिश टॉयलेट है। 1927 के बीच में यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी आ गई थी। ये पूरा फीमेल एरिया है जहाँ पर फीमेल्स की एक्टिविटीज़ होती थी। यहाँ जो ये झरोके दिए हुए हैं ये भी भगवान शिव के डमरू नुमा दिए हुए हैं, ताकि हवा जब एंटर करे तो डिप्रेस्ड होकर के जब एंटर करेगी तो वो ठंडक देगी। ये सबसे पुराना एरिया हम कह सकते हैं इस एरिया को। ये झूला चौक कहलाता है क्योंकि यहाँ पर झूला बना हुआ है। ये उस दीवार से लेकर के अंदर की दीवार तक इसका डेप्थ थी ताकि झूला झूलने वाला अंदर तक जा सके। ये छत बाद में बनाई गई है और इस पर अगर बच्चे बैठ जाते थे तो इन दोनों रिंग्स के माध्यम से इसको कंट्रोल भी किया जाता था। इसकी जो डिज़ाइन है वो देवनागरी स्टाइल में बना हुआ है, देवशिल्प कला, जिसके तहत जैन मंदिरों को बनाया जाता है। यहाँ पर फीमेल्स की एक्टिविटीज़ होती थी जिनमें ये झूला भी है, कुछ वो तकिए सिलने का काम करती थी, कुछ डिज़ाइन बनाती थी, कुछ म्यूज़िक बजाती थी। तो ये पूरी फीमेल एक्टिविटीज़ यहीं पर होती थी। और यहाँ पर ये शिव भगवान का एक मंदिर हुआ करता था। यहाँ इसके अंदर एक सती माता जी का मंदिर भी है। तो ये पूरा, और ये सभी तरफ से कनेक्ट है, सभी महलों के से कनेक्ट है।
और यहाँ से जब हम बाहर जाएंगे तो हम टनल का इस्तेमाल करते हुए बाहर जा रहे हैं। ये टनल है जिसमें कई सारे दरवाजे हैं और दरवाज़ों के साथ में सोल्जर खड़े होते थे और एक बीच में एक मेन पॉइंट है जहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बटालियन होती थी। वो स्ट्रॉन्ग बटालियन इस वजह से कि अगर यहाँ से दुश्मन अंदर तक पहुँच गया तो वो उनको वहाँ पर कवर करने का काम करेंगे। ये मेन बटालियन यहाँ पर बटालियन होती थी और अंदर भी सोल्जर्स होते थे। वो इसलिए कि कोई अपना ही अगर दुश्मन के साथ मिल गया और उसने इस टनल के बारे में उनको इन्फॉर्म कर दिया तो यहाँ पर भी सुरक्षा होती थी प्रत्येक दरवाजे के साथ में। ये वाला जो रास्ता जा रहा है ये डायरेक्टली वो सिंहासन की तरफ जा रहा है, जो 2 दरवाजे मैंने बताए थे कि एक ऊपर और एक नीचे जाता है। तो यहाँ से हम जब रुडयार्ड किपलिंग बूंदी आया, रुडयार्ड किपलिंग वो था जिसने जंगल बुक भी लिखी और किम भी लिखी। तो वो जब बूंदी में था तो 2 नाइट 3 दिन के लिए बूंदी में था और उसने बूंदी में रहते हुए जब महल का आकलन किया तो उसने पाया कि ये मुझे नहीं लगता कि ये महल मानव द्वारा निर्मित हो सकता है, इसको बनाने के लिए ज़रूर भूतों और प्रेतों का सहयोग रहा होगा। ऐसा उसने किम के अंदर लिखा और वो जहाँ पर रुका हुआ था उसके आसपास पूरा जंगल था, इसीलिए जंगल बुक की प्रस्तावना भी बूंदी में ही लिखी गई है। मैंने पढ़ा था कि सुखमहल के आसपास रहे सुख महल में ही रुके थे, सुख महल में ही रुके थे 2 रात 3 दिन। ये चित्रशाला है जिसका नाम रंग महल भी है, क्योंकि यहीं एक रूम है, एक मंदिर था रंगनाथ जी का, और जिन महाराजा साहब ने इसका निर्माण करवाया 17th to 18th सेंचुरी में, 1748 से लेकर के 1771 के बीच में महाराजा उम्मेद सिंह जी, वो भी भक्त थे भगवान रंगनाथ जी के, इसीलिए इसका नाम दिया गया रंग महल, जो बाद में चित्रशाला के नाम से जग जाहिर हुई। क्योंकि यहाँ पर कला को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। यहाँ पर पेंटिंग, जो भित्ति चित्र बनाए गए, वो भित्ति चित्र अंदर वाले पोर्शन में, जिसको हम चित्रशाला कहते हैं, उसमें बनाए गए। और इसको बनाने के पीछे जो मेन उद्देश्य था वो यही था कि बूंदी की कला को प्रमोट करने के लिए ये स्थान बनाया गया। बाद में ये राजकुमारियों के रहवास का स्थान भी हो गया, इसीलिए यहाँ पर एक फाउंटेन भी है और ये 4 बाग गार्डन, जिसके 4 सेक्शन में एक गार्डन बना हुआ है। और वहाँ पर वो भगवान शिव का मंदिर भी था, जहाँ शिव की प्रतिमा, शिवलिंग तो अभी भी है। सुप्रीम सोल 1748 से लेकर के 1771 महाराजा उम्मेद सिंह जी ने ये भवन का निर्माण करवाया था। इसे उम्मेद महल भी बोलते हैं। बूंदी फोर्ट में नीचे वाले हिस्से को कहा जाता है गढ़ पैलेस और ऊपर वाले भाग को कहा जाता है तारागढ़ फोर्ट, जिसे भी आप यहाँ देख सकते हैं। किले तक पहुँचने के लिए आपको लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़नी होती है। इस बार समय की कमी होने की वजह से हम तारागढ़ फोर्ट तक नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन पिछली बार जब हमने बूंदी टूर किया था तो उस दौरान हमने बूंदी के तारागढ़ फोर्ट को भी एक्सप्लोर किया था, जिसे अब हम आपको दिखाना चाहेंगे। तो चलिए अब चलते हैं मुख्य तारागढ़ फोर्ट की ओर, जो कि बिल्कुल पहाड़ के टॉप पर बना हुआ है। ये पोर्शन तो हमने अभी नीचे का देखा, अब हम चलेंगे तारागढ़ फोर्ट,
जो कि पहाड़ के टॉप वो सिरे पर बना हुआ है। तारागढ़ फोर्ट तक पहुंचने के लिए हमें काफ़ी घना जंगल पार करना होता है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया ये पहाड़ पर बना हुआ किला है। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए हमें काफ़ी डेंस जंगल को पार करते हुए ऊपर की ओर जाना होता है। तो फाइनली अब हम तारागढ़ फोर्ट पहुंच चुके हैं। यहाँ के मुख्य द्वार पर हमने एक बहुत पुराना प्राचीन ताला देखा, जो कि काफ़ी देखने लायक चीज़ है। तारागढ़ फोर्ट के अंदर हमें सबसे पहले देखने को मिला रानी महल, जो कि रानियों के आवास की जगह थी। तो चलिए अब चलते हैं रानी महल के अंदर और देखते हैं यहाँ से हमें क्या देखने को मिलता है। देखिए काफ़ी हिस्टोरिक फीलिंग आ रही है अंदर जाते हुए। तो अब हम आ चुके हैं रानी महल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे रूम आपको देखने को मिल रहे होंगे। ये अलग अलग रानियों के, बहुत सारी रानियाँ जैसे कि राजाओं की होती थी, तो सभी के लिए यहाँ अलग अलग रूम्स आपको देखने को मिलेंगे। ये रानी महल ऊपर भी बना हुआ है, कुछ मंजिलों में बना हुआ है ये, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर एक ऐसी जगह भी थी जहाँ पर जाने से हमें थोड़ा सा डर लग रहा था, क्योंकि यहाँ पर कोई लाइटिंग नहीं थी, बिल्कुल अंधेरा था। लेकिन फिर भी अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए हम इसके अंदर गए। होने में तो ये भी एक रानी आवास ही था, लेकिन ये ज़मीन के अंदरूनी भाग में बनाया गया था। इसी रानी आवास से गुप्त रास्ता जाता है, जो नीचे बावड़ी की ओर खुलता है। रानी महल के ऊपरी भाग से हमें काफ़ी अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है। नीचे की ओर एक बावड़ी है, या फिर बोल लीजिए एक पानी का टांका है, जहाँ पर पानी को स्टोर करके रखा जाता था। या आप देख सकते हैं यहाँ पर पुराने ज़माने के चूल्हे हैं, लेकिन अभी थोड़े ध्वस्त हो चुके हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। जैसे कि रानी महल के अंदर का सीन है, जैसे कि यहाँ पर ये झरोखे दिए हुए हैं, यहाँ से पूरा का पूरा व्यू हमको अच्छे से देखने को मिलता है। जैसे कि आप देख पाएंगे यहाँ से पूरा शहर देखने को मिल रहा है, और ये पूरा रूम रानी के लिए रहने के लिए डिज़ाइन किया गया था। देखिए यहाँ पर ये जो अलमीराज हैं पुराने ज़माने की, यहाँ पर सामान रखने के लिए या कपड़े रखने के लिए इन्हें इस्तेमाल किया जाता था, और यहाँ पर शायद दिए जलाए जाते हों। यहाँ पर पुराने टाइम के अनाज स्टोर करने के कुएं हैं, जहाँ पर अनाज को स्टोर करके रखा जाता था। रानी महल से सटा हुआ है एक पुराना मंदिर, जो कि पुरानी शैली को दर्शाता है। यहाँ से आगे चलते हुए हमें एक बहुत ही प्राचीन पानी का टांका देखने को मिला, जहाँ पर पानी स्टोर करके रखा जाता था। यहाँ से आगे चलते हुए हम गए भीम बुर्ज, जो कि इस किले का सबसे ऊपरी भाग है। भीम बुर्ज की काफ़ी खड़ी चढ़ाई है, जिसे चढ़ने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद हमें कुछ और ही नज़ारा देखने को मिलता है। बूंदी को छोटी काशी भी कहा जाता है, बूंदी को वृंदावती भी कहा जाता है। छोटी काशी इसलिए क्योंकि महाराजा बूंदी के 11वें नंबर के इनका शासन अप टू वाराणसी पहुंच गया था। इनके 26 किलों पर राज वाराणसी की साइड पर था, और 26 किलों पर राज हमारे हाड़ौती क्षेत्र में था। इसीलिए ये 52 किलो के राजा थे। और 17वीं शताब्दी में बूंदी का एक छोर गुजरात में था, दूसरा छोर मध्य प्रदेश में था, तीसरा वाराणसी में था, और चौथा मारवाड़ में था। इतना बड़ा स्टेट हुआ करता था ये बूंदी। तो ये है बूंदी का ऐतिहासिक किला द तारागढ़ फोर्ट, जिसे घूमकर हमें काफ़ी अच्छा लगा। आपको ये अनुभव कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।